हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे बीकॉम एंट्रेंस बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस 2014 के पेपर को और उस पेपर में अकाउंटेंसी के सेक्शन को। तो 2014 में अकाउंटेंसी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों पोर्शन मिला के 30 क्वेश्चन आते थे। उस 30 में से आज के वीडियो में हम आपसे 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आप पहला क्वेश्चन जो 61 नंबर का क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट द सिस्टम रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन डबल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड। सर डबल एक्सपेक्ट या डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट पे जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का सिस्टम था, उस सिस्टम का नाम क्या था? तो जो हमारा करेक्ट आंसर वो क्या है? डबल एंट्री सिस्टम। सर आपको याद रखना है कि डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट जो है उसका दूसरा नाम क्या, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। हाँ, डबल एंट्री सिस्टम बताता है ईच ट्रांजेक्शन हैज़ एटलीस्ट टू इफेक्ट, और अगर हम एक को डेबिट करेंगे तो दूसरा क्या होगा? हमारा क्रेडिट होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि बताता है मस्ट हैव एटलीस्ट टू इफेक्ट, मतलब दो से ज़्यादा इफेक्ट भी किसी ट्रांजैक्शन के हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो इफेक्ट तो होंगे ही होंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेट इज़ हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन जनरल। सर जो हमारा जनरल का फॉर्मेट होता है उसमें कितने कॉलम होते हैं? तो आप याद करो जनरल के फॉर्मेट कितने कॉलम होते हैं। अगर आपको फॉर्मेट याद है तो हमारा पहला कॉलम डेट का, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर का, तीसरा कॉलम लेजर फोलियो का, चौथा कॉलम डेबिट अमाउंट का और पांचवा कॉलम हमारा क्रेडिट अमाउंट का। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सब 5 कॉलम्स आते हैं। जनरल के फॉर्म में कितने कॉलम हमारे होते हैं? सब 5 कॉलम्स हमारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो जर्नल एंट्री इज मेड फॉर। हम किस ट्रांजेक्शन के लिए कोई एंट्री पास नहीं करते हैं? तो आप याद करो सर ब्रोकरेज के लिए हम एंट्री पास करते हैं। ब्रोकरेज क्या होती है? ये भी एक तरह की कमीशन होती है जो हम ब्रोकर को पे करते हैं शेयर्स के परचेज पे। सर कैश डिस्काउंट के लिए भी हम एंट्री पास करते हैं, और कमीशन रिसीव और कमीशन पेड दोनों के लिए एंट्री पास करते हैं। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट के लिए हम कोई एंट्री पास करते नहीं हैं। सिंपली द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द लीज प्राइस, and after deducting the amount of trade discount from the lease price, only then we get to know the figure of either purchase or the figure of sales। तो आपको याद रखना है कि सर हम ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई भी एंट्री पास कभी करते नहीं है। हम ट्रेड डिस्काउंट को सिर्फ उसी लीज प्राइस से क्या करते हैं? डिडक्ट करते हैं। ये भी आपको याद रखना है दैट द फिगर ऑफ ट्रेड डिस्काउंट और द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द लीज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और लीज प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट के फिगर को डिडक्ट करने हमको क्या मिलता है? वी गेट टू नो आइदर द फिगर ऑफ परचेज और द फिगर ऑफ सेल्स। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? सर डबल एंट्री सिस्टम रूल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज एप्लीकेबल टू। ये जो रूल हमारा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये किसको अप्लाई करता है? ये किसका रूल है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो आपको याद रखना है दिस इज द रूल फॉर पर्सनल अकाउंट। होपफुली ये तो आप सबको याद होगा, बड़ा बेसिक सा चीज़ है ना। तो जो हम एंट्रीज पास करते हैं उसके दो रूल थे। एक था हमारा सर ट्रेडिशनल अप्रोच और गोल्डन रूल, एक हमारा था मॉडर्न रूल। गोल्डन रूल में हमने अकाउंट को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया। कौन कौन से? पर्सनल अकाउंट, नेक्स्ट वन इज द रियल अकाउंट एंड थर्ड वन इज द नॉमिनल अकाउंट, है ना। तो जो हमारा गोल्डन रूल था वहाँ पर हमने अकाउंट को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। और तीनों का रूल आपको याद होना चाहिए। पर्सनल रूल क्या है? ऊपर मेंशन है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो ये तो हमारा गोल्डन रूल हो गया। अब मॉडर्न अप्रोच क्या थी? मॉडर्न अप्रोच में हम अकाउंट को 5 पार्ट में क्लासिफाई करते थे। होपफुली आपको याद होगा 5 पार्ट। वो क्या क्या थे हमारे? असेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड इनकम। इसमें से 2 का रूल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो असेट्स का और लायबिलिटीज का। आप सबको पता ही होगा पहले से, मैं एक बार रिकॉल भी करा देता हूँ। असेट का रूल क्या था? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स ऑलवेज डेबिट एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स ऑलवेज क्रेडिट। एंड लायबिलिटीज का रूल क्या था? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज ऑलवेज डेबिट। तो आपको इन चीज़ को याद रखना है। अगर मेरी बात थोड़ा सा भूल रही हो तो वीडियो पीछे करके फिर से सुन लेना मेरी बात, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज 64 क्वेश्चन। वो क्या है? बैड डेट अकाउंट इज रिलेटेड टू। अब ध्यान से देखो, बैड डेट हमारा क्या है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बैड डेट क्या होता है? लॉस होता है। बैड डेट का मतलब क्या होता है? द अमाउंट विच कैन नॉट बी रियलाइज फ्रॉम द डेटर। हमने अपने कस्टमर को गुड्स उधार पे बेचा तो कस्टमर हमारा क्या बन गया? डेटर बन गया। और डेटर से जो पैसा को मिल नहीं पाया उसको हमने नाम क्या दे दिया? बैड डेट्स। तो बैड डेट्स किससे रिलेट करता है? वो हमारा बैड डेट लॉस है। तो लॉस किससे रिलेट करता है? हमारे लॉस रिलेट करता है हमारे नॉमिनल अकाउंट से। तो आपको याद रखना बैड डेट्स किससे रिलेट करता है? हमारे नॉमिनल अकाउंट से रिलेट करता है। होपफुली क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर गुडविल इज, गुडविल कौन सा असेट है? तो गुडविल कैसा असेट है? देखो यहाँ पे असेट के अलग अलग नाम दिए हुए हैं।
और हमारा जो करेक्ट आंसर वो क्या है हमारा, दैट इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल कैसा एसेट सर हमारा, गुडविल हमारा इंटेंजिबल एसेट है। लेकिन लगे हाथ हम साथ साथ जान लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लोटिंग एसेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्टिशियस एसेट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेस्टिंग एसेट। इनको भी जान ले क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा कि सर हमारा फ्लोटिंग एसेट्स क्या होता है। फ्लोटिंग एसेट बेसिकली मीन्स दोज एसेट्स जिसकी वैल्यू लगातार फ्लक्चुएट करती रहती है, जिसकी वैल्यू लगातार चेंज होता रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग एसेट। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, इफ़ यू टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ फ्लोटिंग एसेट तो आप समझ लो कैश का बैलेंस, कैश इन हैंड, उसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती है। इन्वेंट्री, उसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती है। डेटर, ये सब कैसे एसेट्स हैं, ये हमारे फ्लोटिंग एसेट्स हैं। क्यों, क्योंकि लगातार इनकी वैल्यू में क्या होता है, चेंज होता रहता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वेस्टिंग एसेट। सर नाउ व्हाट इज वेस्टिंग एसेट, तो वेस्टिंग एसेट मीन दोज एसेट सर जो क्या होते हैं, जो ख़त्म हो जाते हैं विद द एक्सट्रैक्शन और रिसोर्सेज फ्रॉम देम। ऐसा कह सकते हैं कि जब रिसोर्सेज को यूज़ कर लेते हैं तो जो चीज़ बच जाता है जिसका कोई उपयोग नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, वेस्टिंग एसेट। जैसे सर ऑयल वेल के केस में क्या होता है, जब हम ऑयल का एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं तो वो जो वेल है किसी काम का होता नहीं है। कोल माइन, कोल के एक्सट्रैक्शन के बाद माइन की वैल्यू क्या होगी, नील होगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो वो कैसा एग्जांपल है, कोल वाइन और ऑयल वेल वेस्टिंग एसेट का एग्जांपल हो जाता है। सर जैसे आप बड़ा कॉमन एग्जांपल देता हूँ, सरसों का तेल, जब हम सरसों को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तेल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो बचता जो वेस्ट है खरी, वो हमारा क्या है, वेस्टिंग एसेट कहला जाता है। एक हमारा होता है फिक्टिशियस एसेट। और फिक्टिशियस एसेट क्या होता है, ऐसा एसेट जिसको हम बैलेंस शीट के एसेट साइड पे शो तो करते हैं लेकिन इससे कोई वैल्यू रियलाइज नहीं हो सकती, उसको हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। आज की डेट पे हम बैलेंस शीट में फिक्टिशियस एसेट को शो नहीं करते हैं, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं फिक्टिशियस क्या होता है। वो एसेट सर जो बैलेंस शीट के एसेट साइड पर अपीयर तो होता है लेकिन किसी तरह का कोई बेनिफिट डिराइव करता नहीं है, ना तो उसको बेच के पैसा मिल सकता, उसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। जैसे टीएल का डेबिट बैलेंस, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है वो बैलेंस शीट के एसेट साइड पर शो होता है लेकिन वो हमारा क्या है, फिक्टिशियस एसेट है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट मीन्स व्हाट सर, दोज एसेट विच डोंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, विच कैन नॉट बी सीन एंड टच, लेकिन उसका बेनिफिट बिजनेस को लगातार मिलता रहता है, वो हमारे क्या होते हैं सर, इंटेंजिबल एसेट्स कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 67 सर विच इक्वेशन इज नॉट करेक्ट। आपको नॉट पे फोकस करना, अगर आप नॉट पे फोकस नहीं करोगे आपको लगेगा सर शुरू के तीनों ऑप्शन क्या है, सही है ना। तो आप देखो हमारा एक इक्वेशन क्या है, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज माइनस क्या, हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये थर्ड हमारा मेन अकाउंटिंग इक्वेशन ये है। तो इसके बेसिस पे सर कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी, ये भी सही है, ठीक है। एंड लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल, ये भी हमारा क्या है, सही है। लेकिन अगर हम लिखते हैं लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल माइनस असेट, ध्यान सुनिएगा, अगर हम इसकी जगह ये लिख दें, थर्ड इक्वेशन की जगह लिख दें अगर लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल माइनस असेट, तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। रीजन बीइंग दैट सर असेट हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा कैपिटल के कंपैरिजन में और हमारी लायबिलिटीज़ के कंपैरिजन में। द वैल्यू असेट्स विल ऑलवेज बी व्हाट, हायर, है ना। इसीलिए हमेशा हम क्या करते हैं, असेट में से ही कैपिटल को घटा सकते हैं या असेट में से हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन किया है, लायबिलिटीज को घटा सकते हैं। और जब हमारा थर्ड इक्वेशन वो क्या कह रहा है, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज माइनस कैपिटल, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है, ये हमारे करंट इक्वेशन नहीं है। तो वहाँ चौथा ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डेट इज 68। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर ट्रेड, ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है फॉर ट्रेड वो क्या है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर इनकम है, एक्सपेंस है, लायबिलिटीज़ है या असेट है। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, इट इज़ एन लायबिलिटी, क्योंकि आगे क्या लगे वर्ड, आउटस्टैंडिंग। बिकॉज इसी आउटस्टैंडिंग वर्ड की वजह से, है ना, इसी आउटस्टैंडिंग वर्ड की वजह से ये सैलरी जो हमारी है ट्रेड के लिए क्या बन जा रही है, लायबिलिटीज़ बन जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सर, बैलेंस ऑफ कैश बुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सबको जानना भी है, जाइए, ठीक है। दैट द बैलेंस ऑफ कैश बुक विल ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, है ना। Why? Now the question is why it will always shows debit balance. तो रीज़न इज ऑल्सो वेरी सिंपल कि भाई जो रिसिप्ट एंड कैश है, जैसे कैश बुक का फॉर्मेट आप देखो तो डेबिट साइड पर हम रिसिप्ट को शो करते हैं और क्रेडिट साइड पर क्या शो करते हैं, हम पेमेंट को शो करते हैं। तो जो कैश की रिसिप्ट वो हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी कैश के पेमेंट के कंपैरिजन में। मतलब जितना पैसा रिसीव करो उतना ही खर्च कर सकते हो, उससे कम खर्च कर सकते लेकिन उससे ज़्यादा खर्च कर सकते नहीं हो। तो ऑलवेज व्हाट विल हैपन, द रिसिप्ट साइड का टोटल जो होगा वो ज़्यादा आएगा हमारे पेमेंट साइड के कंपैरिजन में। और इसीलिए कैश बुक का जो बैलेंस है वो हमेशा क्या होता है, या तो वो हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेगा, या तो हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेगा, या तो कोई बैलेंस शो करेगा नहीं। होपफुली क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर ट्राई बैलेंस। व्हाट इज ट्राई बैलेंस? ट्राई बैलेंस एक रफ वर्क है जिसको हम बनाते हैं सर लेजर तक की एक्यूरेसी को जानने के लिए।
ये सिर्फ रफ वर्क है। तो इसलिए ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, ये हमारा क्या है, एक स्टेटमेंट है जिसको हम बनाते हैं अपनी मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए कि लेजर तक में आपने किसी तरह की कोई मैथमेटिकल गलती तो नहीं की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड यू नो देयर नंबर ऑफ मेथड फॉर डूइंग द कैलकुलेशन और डेप्रिसिएशन। आपने 11 और 2 मेथड तो पढ़ी है, पहला हमारा क्या है स्ट्रेट लाइन, दूसरा क्या है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो पूछ रहा हमारा क्वेश्चन क्या है, अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, what will happen to the amount of depreciation, it will remain constant year after year। सर अगर हम आपसे स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करें तो स्ट्रेट लाइन मेथड में जो डेप्रिसिएशन अमाउंट वो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, उसमें कभी कोई चेंज होता नहीं है। और स्ट्रेट लाइनिंग मेथड एक ऐसा मेथड है डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का जिसमें सर हम असेट की वैल्यू को 0 तक रिड्यूस कर सकते हैं, दूसरे किसी मेथड में असेट की वैल्यू को 0 तक रिड्यूस कर सकते नहीं है। ये बड़ा ईजी और सिंपल मेथड भी होता है डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन C 72 क्वेश्चन, दैट इज एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन एक्सटेंशन ऑफ अ प्रॉपर्टी। हमने किसी प्रॉपर्टी के एक्सटेंशन पे अगर एक्सपेंडिचर किया तो उसको हम क्या ट्रीट करेंगे। सर अगर हम आपको याद रखना है किसी भी खर्च से जिससे फिक्स असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपने क्या किया, प्रॉपर्टी के एक्सटेंशन पे कुछ पैसा खर्चा किया तो उससे क्या होगी, उससे प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। दिस रीजन इट विल बिकम द एग्जांपल ऑफ योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल हो जाएगा। याद रखिएगा अगर आपने कुछ अमाउंट खर्च किया, ठीक है, कोई भी आपका एक्सपेंडिचर जिससे फिक्स असेट की वैल्यू इंक्रीज हो तो उसको क्या कहते हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, और उसको हम बैलेंस शीट के असेट साइड पे शो करते हैं। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल, दूसरा क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर ऐसा एक्सपेंडिचर जो क्या होता है, जो रूटीन नेचर के होते हैं, रिकरिंग नेचर के होते हैं, उनको क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और ये एक्सपेंडिचर हमारे कहाँ से होते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट ये डिफरेंशिएशन है, दैट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर शोन इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड ऑफ पीएल एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर आर शोन ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सर, 73 क्वेश्चन देखेंगे जरा। सर ए हु ड्रॉ द बिल is called, sorry, one who draws the bill। सर जो बिल को ड्रॉ करता है, ये क्वेश्चन बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड है, जो बिल को ड्रॉ करता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं। तो यू नो इट वेरी वेल दैट द वन हु ड्रॉ द बिल इज नोन एज व्हाट, ड्रॉवर। गलती से लग गया ड्रॉवी पे, जो बिल को ड्रॉ करता है उसको हम क्या कहते हैं, द पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज नोन एज व्हाट, इज नोन एज ड्रॉवर। एक्चुअली देयर आर 3 पार्टीज इन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दैट इज ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पेई। ठीक है, बिल्स एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं हमारी 3 पार्टीज, एक होती है हमारी ड्रॉवर, दूसरी होती है हमारी ड्रॉवी, और तीसरी हमारी क्या होती है, पेई। ड्रॉवर कौन होता है, द पर्सन हु ड्रॉ द बिल इज नोन एज ड्रॉवर। ठीक है, ड्रॉवी कौन होता है, द पर्सन ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन, जिसके ऊपर बिल बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ जो बिल पे साइन करता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ड्रॉवी। ठीक है, और तीसरी पार्टी क्या होती है, पेई। पेई मतलब सर मैच्योरिटी पे जिसको बिल पैसा मिलना है, जिसको पैसा मिलना, उसको क्या कहते हैं, पेई कहते हैं। अब मैच्योरिटी पे जो पेई है वो ड्रॉवर भी हो सकता है, और यहाँ वो ड्रॉवर के भी आपके कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है। तो आपको याद रखना दैट देयर आर 3 पार्टीज, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पेई। ड्रॉवर कौन होता है, द पर्सन हु ड्रॉज द बिल इज नोन एज ड्रॉवर। सर ड्रॉवी कौन होता है, सर जिस पे बिल बनाया जाता है या जो बिल पे क्या करता है, साइन करता है, बिल पे एक्सेप्टेंस देता है, उसको क्या कहते हैं, ड्रॉवी कहते हैं। और तीसरा हमारी कौन सी पार्टी होती है, पेई। पेई मतलब मैच्योरिटी पे पैसा जिसको देना है या जो पैसा रिसीव करेगा उसको क्या कहते हैं, पेई। पेई ड्रॉवर भी हो सकता है और ड्रॉवर की भी आपको कोई दूसरी पार्टी भी हो सकती है। चलिए 74 बिगिन करते हैं। सर ये क्वेश्चन क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। मैंने आपको वीडियो में डिस्कस भी किया है, द कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन वो क्या है, दैट इज़ कंपल्सरी, वो ऑप्शनल नहीं, वो क्या है, वो मैंडेटरी है या वो कंपल्सरी है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन। ठीक है, फिर हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, इफ द पेमेंट इज मेड बिफोर एवरेज ड्यू डेट। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर हमने क्या किया, अगर हमने ड्यू डेट से पहले ही पेमेंट कर दिया, ठीक है, हमने मतलब किसने, ड्रॉवी ने, मतलब ड्रॉवी मतलब डेटर ने। अगर डेटर ने क्या कर दिया, पेमेंट ड्यू डेट से पहले ही कर दिया, ठीक है, तो वो किसके लिए, उसको क्या मिलता है, किसके लिए वो एलिजिबल होता है। कई लोग को आंसर लगता है डिस्काउंट, लेकिन डिस्काउंट गलत आंसर है, ही इज़ एलिजिबल फॉर रिबेट। रिबेट टेक्निकल वर्ड है जो इसी केस में राइज करता है कि अगर हमारे ड्रॉवी ने क्या किया, मैच्योरिटी से पहले, बिल के मैच्योरिटी से पहले ही हमको पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको एक स्पेशल डिस्काउंट दे सकते हैं, और स्पेशल डिस्काउंट का नाम क्या है, रिबेट है। ठीक है, होपफुली आज के 15 क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हैं।
अब इन क्वेश्चन से अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, और आज के इस वीडियो के बेसिस पे या के परफॉर्मेंस के बेसिस पे मैं कल फिर रिमेनिंग 15 क्वेश्चन अभी जो बाकी हैं उनकी वीडियो भी बना के आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।